हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सी लैंग्वेज सीखने के इस पहले पार्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपके सामने एक सी का सबसे छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है। मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहली लाइन पे आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड stdio.h। ये क्या है? ये दरअसल एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं? तो सी के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं वो कंपाइल होता है। अनलाइक पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन सी में ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो एक साथ कंपाइल होता है। तो उस कंपाइलेशन की प्रोसेस से पहले जो है कुछ डायरेक्टिव्स दी जाती है कंपाइलर को कि आपको इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले ये फाइल्स आपको इस प्रोग्राम के अंदर जोड़नी है या कुछ और चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं। तो उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। अब इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यहाँ पर आवश्यकता क्या है? ये stdio.h क्या है? ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, std यानी फॉर स्टैंडर्ड, io यानी इनपुट आउटपुट, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट, और ये h जो है ये हेडर फाइल होती है। तो आगे के प्रोग्राम्स में आपको बताऊंगा कि ये हेडर फाइल्स क्या होती है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर आपको आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ भी इनपुट या आउटपुट करना है तो उसके लिए हमें ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है। अब इसके पीछे रीज़न यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये प्रिंट एफ है, ये दरअसल एक फंक्शन है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फंक्शन। तो अनलाइक जो है दूसरे सी प्लस प्लस की बात करें, हम पाइथन की बात करें, तो वहाँ पे इनपुट आउटपुट ये सब एक प्रकार से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन सी के अंदर ये एक फंक्शन है। सी जो लैंग्वेज है ये OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आने के पहले की लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो यहाँ सारा काम फंक्शंस के द्वारा होता है। तो इस प्रिंट एफ फंक्शन की जो ये किस प्रकार से काम करेगा इसके बारे में जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल में इसकी जानकारी होती है। फिर वहाँ से ये और भी कई सारी इसकी जो फाइल्स होती हैं उनको वहाँ से ये फंक्शन को इंक्लूड करता है। तो मैं आगे जब हम स्ट्रीम्स की बात करेंगे तब मैं आपको ये बताऊँगा कि सी के अंदर बेसिकली क्या है कि इनपुट आउटपुट जो है वो एक प्रकार से डेटा स्ट्रीम के द्वारा ये यूज़ किया जाता है। यानी आप यहाँ पर जब हम प्रिंट एफ कमांड यूज़ कर रहे हैं, हम बेसिकली डेटा को स्ट्रीम कर रहे हैं टुवार्ड्स कंसोल या टुवार्ड्स मॉनिटर या जो भी आपका जो लैपटॉप पे जहाँ पे आप कर रहे हैं आपके आंखों के सामने आ रहा है। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन के द्वारा हम ये बताते हैं कि ये जो हम आउटपुट भेजना चाह रहे हैं ये कहाँ पे जाएगा। तो इस सारी की जो डिटेल्स होती है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल के अंदर दी होती है। आगे हम इसको देखेंगे कि ये प्रिंट एफ फंक्शन में अभी हमने जो हेलो वर्ल्ड जो है जो हम प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पे, अगर हमें उसको किसी फाइल में भेजना है तो किस प्रकार से करेंगे, तो ये आगे मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल अब हम आगे लाइन पर आ जाते हैं। तो ये इंक्लूड stdio.h, इसलिए ये हेडर फाइल इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेन फंक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे आपने देखा मेन जो है ये एक फंक्शन है जो ब्लू में लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है इंट। तो इंट क्या है? बेसिकली क्या है, हमारे सी के अंदर जब हम कोई भी फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि वो फंक्शन जो है वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर वो किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा तो हमें यहाँ लिखना पड़ता है वॉइड। लेकिन मेन फंक्शन जो है वो सी के अंदर हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। इसलिए जो मेन और वो वैल्यू जो होती है वो इंटीजर वैल्यू होती है। तो इसलिए मेन के आगे इंट लिखा जाता है। अब मेन के बाद आपने देखा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वॉइड। वॉइड का मतलब ये है कि मेन जो है वो कोई पैरामीटर नहीं लेता है। वॉइड का मतलब ये है कि मेन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं आएगा। आगे भी जब हम जाकर के इसको और पढ़ेंगे सी को, अगर आपको मैं लिनक्स के द्वारा बताऊंगा कि हमको सी में किसी प्रोग्राम के अंदर हमको अगर कोई पैरामीटर्स देने तो वो कैसे दिए जाएंगे, तब हम यहाँ पे पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करना भी सीखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आपने देखा कि जो थर्ड लाइन है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको सी में किस प्रकार से आप काम करते हैं, किस प्रकार से आपका प्रोग्राम बनाना है,
तो उसके अंदर यूजुअली जो कन्वेंशंस होते हैं उसके अंदर इंक्लूड डायरेक्टिव्स के बाद जो है जब आप मेन फंक्शन शुरू करते हैं तो एक ब्लैंक लाइन दे देना हमेशा बेटर रहता है। तो यहाँ से हमारा मेन फंक्शन शुरू हुआ। अब सी के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं किसी फंक्शन के अंदर, उनको उनकी जो ब्लॉक्स होता है उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे दो करली ब्रैकेट्स आपने देखे हैं। ये दो करली ब्रैकेट्स ये सिग्निफाई करते हैं कि कहाँ से आपके फंक्शन के स्टेटमेंट्स शुरू होंगे और कहाँ पर एंड होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनलाइक पाइथन जिसके अंदर की इंडेंटेशन होता है, पाइथन में क्या होगा कि आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और ये जो है जब कोई फंक्शन होता है जैसे पाइथन के अंदर तो यहाँ पे कॉलन करके आप वो इसको इंडेंटेशन के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन सी में ऐसा नहीं है। सी के अंदर जो है आपको करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं और वो ये बताता है कि भाई आपके फंक्शन की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। अब हम अगले इसमें स्टेटमेंट में आते हैं जो पहला हमारा बिल्कुल एक सिंपल सा जहाँ से हर प्रोग्रामिंग शुरू की जाती है। तो प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, आप कोई भी नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो एक कन्वेंशन है कि आप प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर अब ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिंट एफ, तो ये प्रिंट एफ एक प्रिंट फंक्शन है और यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ आ रहा है फंक्शन। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन है, ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड जो कि ग्रीन में आपके सामने दिख रहा है। और अगर हम किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उनको जो है हम यहाँ पर ये डबल कोटेशन मार्क्स होते हैं उसके अंदर हम लिखते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे खास करके काफ़ी सारे लोगों ने आप में से पाइथन सीखी होगी तो पाइथन में सिंगल कोटेशन मार्क्स भी चलते हैं। सी में ऐसा नहीं है, सी में आपको डबल कोटेशन मार्क्स डालने हैं। सिंगल कोटेशन मार्क्स किस लिए होते हैं, कैरेक्टर्स के लिए होते हैं, उसको हम अभी आगे आने वाले जो वीडियोस में सीखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के बाद आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है \n। तो ये क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप हेलो वर्ल्ड लिख दें उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चले जाएगा। अब ये अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पे हम एक और लिख रहे हैं खाली, अब हम यहाँ लिख रहे हैं हेलो, तो ये \n का क्या फ़ायदा होगा और इसको हटाने पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड \n, उसके बाद हम फिर से दोबारा सिर्फ हेलो प्रिंट करेंगे। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ आपने देखा नीचे ये जो मेरा माउस का कर्सर है, आप यहाँ नीचे आइए, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड और फिर \n जो हमने दिया था उसके कारण जो है कर्सर नई लाइन पे चला गया और फिर हेलो प्रिंट हुआ और फिर \n के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अगर मैं यहाँ से ये \n हटा देता हूँ तो क्या होगा, ये जो हेलो है ये इस हेलो वर्ल्ड के बाद कर्सर यहीं पे रहेगा और फिर ये हेलो यहीं पे प्रिंट होगा। अब आप देखिए हम इसको यहाँ पर रन कर रहे हैं और यहाँ आपने देखा हेलो वर्ल्ड नीचे, ये मेरे माउस को फॉलो कीजिए, नीचे देखिए कंसोल के इसमें हेलो वर्ल्ड के बाद सीधा हेलो प्रिंट हो गया। अगर हमें एक टैब देना है तो हम यहाँ पे \t देंगे। इसके बाद क्या होगा कि ये एक टैब यानी जो 4 स्पेसेस होती हैं उसके बाद टैब के बाद जाकर के ये नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करेगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आज आपने अभी यहाँ पर सीखी है। अब हम यहाँ पर वापस इसको \n कर देते हैं और फिलहाल के लिए हम इस हेलो को हटा देते हैं। अब अगली बात आती है, मान लीजिए हमें किसी इंटीजर को प्रिंट करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे। अब उसके लिए बड़ा सरल सा तरीका है। यहाँ पर अब हमें जब इंटीजर को प्रिंट करना होता है तो उसके लिए सी के अंदर हमें ये जो है यहाँ हम लिखेंगे %d \n और ये 10। अब ये यहाँ पे क्या है, जब हम इंटीजर को प्रिंट करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 10 की वैल्यू को प्रिंट करना है। 10 एक इंटीजर है, आशा करता हूँ आप लोग इंटीजर फ्लोट के बारे में जानते होंगे, नहीं होंगे तो मैं आगे बता दूंगा। फिलहाल मान लीजिए मुझे सिर्फ यहाँ पर 10 को प्रिंट करना है। अब ये क्या है, ये %d क्या है, ये एक प्रकार से प्लेस आइडेंटिफायर है और ये हमारे प्रिंटफ फंक्शन को ये दो चीज़ें बताता है। पहली बात तो ये कि ये जो 10 है इसको आपको कहाँ पर प्रिंट करना है, यानी किस प्लेस पे प्रिंट करना है। दूसरा यहाँ पे मैं प्रिंट बोल रहा हूँ मतलब आउटपुट कहाँ पे आएगा।
तो ये है। दूसरा ये भी बताता है कि वो आउटपुट किस प्रकार का होगा, यानी कि अगर मेरे को यहाँ पर इंटीजर को प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी जो है वो डेसिमल के लिए, ये बता रहा है कि भाई आपको यहाँ पर डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करना है। अब मान लीजिए आपके, अब इसको पहले मैं रन करके दिखाता हूँ, फिर हम एक फ्लोटिंग पॉइंट या हम जो रियल वैल्यूज़ होती है जैसे 10.5 को प्रिंट करना उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये प्रिंट किया या इसको डिबग करके इसको रन किया मैंने, आपने देखा हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे आया 10। अब इसका ये जो परसेंटेज डी है ये क्या ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे यहाँ पर मैं मानता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर, मैंने लिखा, कोलन लिखा, स्पेस दिया और ये यहाँ पर मैंने इसको इस प्रकार से किया। उसके बाद जो है अब यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अब इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इस डबल कोटेशन मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है, मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में जो चेंजेस किया, आप देखिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग के बाद मैंने इंटीजर दिया और फिर परसेंटेज डी दिया। अब ये परसेंटेज डी यहाँ पे इस जगह पे आया है, यानी ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है आपको इंटीजर को प्रिंट करना है इस जगह पे इंटीजर के बाद, और जो वैल्यू जो प्रिंट होगी वो एक इंटीजर होगी। तो अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ आया इंटीजर 10। अब फ़र्ज़ कीजिए मुझे उसके बाद मुझे 11.5 वैल्यू को भी प्रिंट करना है, तो इसको मैं कैसे प्रिंट करूँगा। यहाँ पर अब यहाँ पे मुझे 11.5 को प्रिंट करना है और वो एक फ्लोट होने वाला है, तो मैंने इसको लिखा कॉमा, यहाँ लिखा एक फ्लोट वैल्यू, ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, और फिर कॉलन दिया और फिर अब यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने दिया था परसेंटेज डी, यानी इस जगह पर हमारी जो इंटीजर वैल्यू आएगी, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी इंटीजर है। अब सेकंड वैल्यू 11.5 ये जो है ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है, मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ का मतलब है फ्लोटिंग वैल्यू आएगी। अब मैं जैसे यहाँ पे या मैंने क्लिक किया परसेंटेज एफ पे, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू कौन सी आ रही है 11.5। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, सी के अंदर जब भी कोई स्टेटमेंट आप लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट जब ख़त्म होती है तो उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो कंपाइलर आपको एरर दे सकता है। तो अब ये यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज एफ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, और अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आया इंटीजर 10 फ्लोट 11.5। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि यहाँ पे जब हमने जो डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर दिए तो 11.5 के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं। वो इसलिए कि सी के अंदर जब आप कोई भी फ्लोटिंग वैल्यूज़ जो रियल नंबर्स को आप यूज़ करते हैं डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स को, तो डेसिमल पॉइंट के बाद यूजुअली जो है ये आपको 6 डिजिट्स तक जो है आपके प्रिंट होते हैं। तो अगर यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद एक ही हमारा यहाँ पर 0.5 ही जो था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद अगले के जो उसके आगे के 5 जीरोज़ यहाँ पर प्रिंट होंगे। अगर हम इसको कम करना है तो उसका भी तरीका है, लेकिन फ़िलहाल जो है हम उसको उस तरीके पे हम बाद में आएंगे जब मैं आपको कहूँगा कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों को जो प्रॉपर तरीके से हम, अगर हमको किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो कैसे देंगे, इंटीजर को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, और हमें कितनी जगह छोड़नी है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। फ़िलहाल जो है अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि फ्लोट को प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे ये देखिए एक चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ हमको डेसिमल पॉइंट चाहिए था, सॉरी यहाँ डेसिमल वैल्यू चाहिए थी तो मैंने परसेंटेज डी लिखा, और फ्लोट वैल्यू चाहिए थी तो 11.5। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जैसे अगर आप ये सोचें यहाँ पे जो पहला हमने प्लेस होल्डर दिया है, अगर ये इंटीजर है तो जब हमारे यहाँ पर हम जो वैल्यू दे रहे हैं फर्स्ट वैल्यू शुड आल्सो बी इंटीजर। अगर ये फर्स्ट वैल्यू इंटीजर नहीं हुई तो ऐसे केस में
अब क्या होगा, अब देखिए मैं इसको डीबग करके दिखाता हूँ। अब इसने क्या किया, ये गलत प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये क्यों क्या हुआ, ये गलत प्रिंट हो गया। क्यों गलत प्रिंट हो गया, 10.6 था, 11.5 था, और ये इंटीरियर वैल्यू गलत क्यों आ रही है? क्योंकि बेसिकली देखिए एक चीज़ आपको सी में जो है काफ़ी कुछ आपको अभी सीखने को मिलेगा। सी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, आज से करीब इसको 50 साल पुरानी लैंग्वेज है। उस समय इतनी ज़्यादा टाइप चेकिंग जो थी वो करते होती थी, लेकिन सी के अंदर क्या है कि आपकी जो एरर्स होंगी, आप जब भी कोई प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर बहुत सी बार वो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो रिज़ल्ट नहीं देगा। तो अब यहाँ पे क्या था, ये एक हमने देखा ये एक डेसिमल वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने कंपाइलर को ये कहा कि आपको उसको डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करना है। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, कैन नॉट प्रिंट वैल्यू ऑफ टाइप डबल डेट इम्प्लाइज स्पेसिफायर फॉर, जो यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हैं। तो ये एरर किस लिए आया, क्योंकि इस वैल्यू को जो सी में जब वो प्रिंट कर रहे थे तो ये रियल वैल्यू को उसने एक डेसिमल वैल्यू की तरह इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। तो आप कई बार जब आप सी के प्रोग्राम्स लिखेंगे और वो उनको रन करेंगे तो वो रिज़ल्ट जो आप एक्सपेक्टेड होगा वैसा नहीं आएगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, अभी हम इन पे और आगे के वीडियोस में हम इसको सीखते जाएंगे कि इस एरर को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, कैसे हम चेक करें कि भाई जो हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वो डेसिमल इंटीजर ही है या नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो अब हम वापस इस पे आ जाते हैं, ये हमने 10 किया, इसको प्रिंट किया। अब अगला सवाल आता है कि हमें अगर कोई इनपुट लेकर के उसको प्रिंट करना है तो हम उसको किस प्रकार से प्रिंट करेंगे। अब हम एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं, उस वेरिएबल का हम नाम देते हैं नंबर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट नंबर, और मैंने यहाँ पे लिखा इंट नंबर। अब इस इंट नंबर क्यों लिखा और वेरिएबल के आगे इंट क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बच्चे अभी ज़्यादातर जो है स्कूल कॉलेजेस में पाइथन पहले सीखते हैं, तो पाइथन में क्या है कि आप कोई भी वेरिएबल आप यूज़ करते हैं और उसको आप जिस प्रकार से आपने उसको फ्लोटिंग वैल्यू दे दी तो फिर वो फ्लोटिंग वैल्यू हो जाती है। बाद में आप उसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सी इस प्रकार की लैंग्वेज नहीं है। सी में आपको कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है तो उसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। टाइप से मतलब ये है कि उस वेरिएबल के अंदर आप जो भी स्टोर करना चाह रहे हैं वो चीज़ क्या इंटीजर होगी या कैरेक्टर होगा या वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा या रियल वैल्यू होगी, जैसे 11.5 हमने लिखा उस प्रकार की वैल्यू होगी, या क्या उसके अंदर आप कोई स्ट्रिंग कर रहे हैं। हम उस स्ट्रिंग को भी किस प्रकार से करते हैं, हम उसको आएंगे एरेज वगैरह यूज़ करके, कैरेक्टर एरेज को यूज़ करके। तो सी में आपको पहले ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी हिसाब से जो है सी का जो कंपाइलर है उतनी मेमोरी स्पेस आपके वेरिएबल के लिए रखता है। तो ये आवश्यक है। अब यहाँ पे हमने एक नंबर डिफाइन किया जो कि एक वेरिएबल है, और उसको हमने सी के कंपाइलर को ये बताया कि भाई इस नंबर वेरिएबल के अंदर हम जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो इंटीजर वैल्यू होगी। तो अब ये क्या करेगा कि ये नंबर के लिए 4 बाइट्स रिजर्व कर देगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट इसको डिफाइन किया इंटीजर के लिए, तो आज की तारीख में इंटीजर के लिए जो है 4 बाइट्स रिजर्व होती हैं, तो 4 बाइट ये रिजर्व कर देगा। अब सवाल ये आता है कि हमको इसके अंदर कोई वैल्यू लेनी है। अब वो कैसे लेंगे, जैसे अगर हम बात करें पाइथन की तो उसके अंदर इनपुट फंक्शन होता है। तो इनपुट मैं सी ज़्यादा काम करता हूँ तो इसलिए फंक्शन बोलने की आदत है। तो पाइथन में इनपुट के द्वारा जो है यूज़ करते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट ही है। तो खैर अब हम इस सी के अंदर क्या करेंगे, सी के अंदर अगर हमको इनपुट लेना है तो उसका तरीका होता है, हम लिखते हैं स्कैन एफ। ये स्कैन एफ जो है ये स्कैन फंक्शन एक प्रकार से है जो कि क्या करेगा कि आपने जो भी कीबोर्ड पे इनपुट लिख दिया ये उसको लेगा और उसको अब ये नंबर के अंदर स्टोर करेगा। अब आइए स्कैन एफ को हम समझते हैं। स्कैन एफ बेसिकली क्या है।
अगर आप यहाँ देखेंगे स्कैनएफ में कि ये एक फंक्शन है, स्कैन फंक्शन है, ये एक आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉलन्स के अंदर लिखा हुआ है %d। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, ये इन्वर्टेड कॉलन क्यों आ गया? ये बेसिकली ये बता रहा है कि जो अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी यूज़र टाइप करेगा वो इंटीजर में टाइप करेगा। यानी हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि जो आप इनपुट वैल्यू लेने वाले हैं वो इनपुट वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो इंटीजर होनी चाहिए, और इंटीजर होने के बाद वो जो इनपुट वैल्यू आपके पास आएगी वो इंटीजर होगी, और उसको आपको किसके अंदर स्टोर करना है, तो वो नंबर वेरिएबल में स्टोर करना है। लेकिन अब आपने यहाँ एक चीज़ देखी होगी, यहाँ लिखा हुआ आया ये एम्परसेंड लिखा हुआ आया। अब ये एम्परसेंड क्यों लिखा है? वेरिएबल के आगे एम्परसेंड का मतलब क्या है? तो ये एम्परसेंड बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में हम अगर हमको लिखना होता हम सीधा लिखते इनपुट नंबर लिखते, लेकिन यहाँ पे एम्परसेंड नंबर क्यों आ रहा है? सी जो है उसके अंदर मेमोरी को आप एक प्रकार से डायरेक्ट एक्सेस भी करते हैं। आप सी का ये दरअसल एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि सी जो है ये लैंग्वेज 1970 के दौरान डेवलप हुई, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ। 1980 के दौरान इसके अंदर काफ़ी प्रोग्रामिंग हुई। उस ज़माने में मेमोरी जो कंप्यूटर की रैम थी वो 64 किलोबाइट, 640 किलोबाइट, इस प्रकार से ज़्यादातर पीसीस की मेमोरी हुआ करती थी। तो अब मैं किलोबाइट की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में मेमोरी बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस चीज़ हुआ करती थी। तो सी जो लैंग्वेज थी वो सी में आप डायरेक्टली मेमोरी को आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी की बात कर रहे हैं, हम रैम की बात कर रहे हैं, तो रैम को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए उस समय मेमोरी के जो एड्रेसेस थे उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, और आज भी वो होता है। तो अब यहाँ पर %d में तो जैसे हमने बता दिया कि भाई हम स्कैनर फंक्शन को हमने ये बताया कि जो अगला इनपुट आने वाला है वो एक इंटीजर इनपुट आने वाला है, और उसको आपको नंबर वेरिएबल के एड्रेस में जाकर के स्टोर करना है। ये जो है एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ नंबर। ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर जब हम गए और हमने एक नंबर वेरिएबल डिफाइन किया तो सी के कंपाइलर ने उसके लिए एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट कर दिया। मतलब कि भाई ये मेमोरी रैम में इस एड्रेस की मेमोरी एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर होगी, और उस मेमोरी एड्रेस को हम नाम देते हैं, हमारे वेरिएबल का नाम हुआ नंबर, यानी नंबर नाम की मेमोरी एड्रेस उसने बनाया। और जब हम यहाँ पर स्कैनएफ कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अब जो भी इनपुट आएगा उसको आपको उस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि उसको नंबर वेरिएबल में स्टोर करो, हम ये कह रहे हैं कि उसको उस मेमोरी एड्रेस में स्टोर करो। उस मेमोरी एड्रेस का नाम है नंबर, ठीक है। तो अब ये मैं इसी प्रोग्राम में आपको ये मेमोरी एड्रेस कैसे लेते हैं मैं वो भी दिखाता हूँ। पहले हम इसको प्रिंट करते हैं। एक बार अगर हम देखें यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करते हैं, ये फ्लोट की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। और ये दरअसल मैं इस समय CLoin ID में काम कर रहा हूँ, तो जिसके अंदर एक ऑटो कंप्लीशन भी आता है, आप देख रहे होंगे। तो ये आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सी ID है, क्या है, किस में आप काम कर रहे हैं। तो ये एक CLoin ID है, तो काफ़ी अच्छी ID है। अगर आप में से कोई अफोर्ड कर सकता है तो आप इस ID को जो है आप इसकी पेड ID है, और इसके करीब 1 साल के जो है 9-10 हज़ार रुपये लगते हैं। तो मैंने जो है ये इसके सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नोटपैड में कहीं पे भी आप इसको टाइप कर सकते हैं और प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो है यहाँ पे हम कह सकते ये कि इनपुट जो आया, अब यहाँ पे फिर से आप देखिए printf में मैंने कहा इनपुट जो आया वो, अब हम उसको जब हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि अब यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर जो है वो वेरिएबल का नाम लिखा है कि हम यहाँ कह रहे हैं
इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करो। लेकिन स्कैनफ जब हम इनपुट ले रहे थे तब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो नंबर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस में जाकर के आप इस वैल्यू को स्टोर करो। अब पहले मैं इसको रन करता हूँ, उसका इस मेमोरी एड्रेस को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसने एक हमको इनपुट हमको देना पड़ेगा। मैंने दिया इनपुट 45, उसके बाद इसने लिखा इनपुट जो है वो 45 है। अब हम इसके बाद इसी चीज़ में और भी आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं था, हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। अब ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट आ गया, प्रिंट एंटर इन नंबर। और फिलहाल जो है मैं इसको फिर से यहाँ पे हम रन करते हैं। अब उसने पूछा एंटर इन नंबर। अब एक चीज़ देखिएगा, जो एंटर इन नंबर के बाद मैंने \n नहीं दिया था, चूँकि मैंने एंटर इन नंबर लिखा, उसके बाद देखिए एंटर इन नंबर आया, कोलन के बाद मैंने एक स्पेस दिया हुआ है, उस स्पेस के बाद कर्सर रुका हुआ है। और फिर जो अब मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करूँगा 34, तो ये इनपुट आया 34। अगर मैं यहाँ पे \n लगा देता हूँ तो अब क्या होगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप कर्सर आ गया, नीचे आके आप देखिए यहाँ पे कर्सर जो है वो नीचे आ चुका है। और अब मैं अगर यहाँ 34 लिखूँगा तो इस प्रकार से आएगा। तो हम इसको खैर वापस हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये एंटर नंबर हमने 34 लिखा, ये इनपुट 34 आ गया। अब वापस हम हमारे प्रोग्राम पे जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है मेमोरी एड्रेस के बारे में बताने वाला हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा मेमोरी एड्रेस ऑफ नंबर इज़। अब नंबर का जो मेमोरी एड्रेस है वो मेरे को लिखना है। और यहाँ पे अब एक चीज़ है, जो मेमोरी एड्रेस होता है वो यूजुअली हेक्साडेसिमल फॉर्म में मेमोरी एड्रेस होता है, वो डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है। और हेक्साडेसिमल क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि भाई डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो मेमोरी जो है वो हमेशा यूजुअली जो है हेक्साडेसिमल फॉर्म में उसके आते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम मेमोरी एड्रेस प्रिंट करने जा रहे हैं तो वो %d के बजाय हम मेमोरी एड्रेस के लिए हम यहाँ लिखेंगे %p, यानी हमने कहा %p। और उसके बाद अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एम्परसेंड नंबर। अब देखिए जब मैंने नंबर की बात कर रहा था, मैं सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहा था। जब मैंने एम्परसेंड नंबर लिखा, इसका मतलब हुआ वो नंबर जहाँ पर स्टोर्ड है उसका मेमोरी एड्रेस। तो अब मैं अगर इसको यहाँ रन करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड आया। मैं इसको ये थोड़ी देर के लिए ये जो पार्ट है हमारा हम इसको हटा देते हैं तो काफ़ी कुछ हद तक और आपके लिए प्रोग्राम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको अब हम दोबारा रन करते हैं स्टॉप करके। अब देखिए हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में सबसे पहले एक नंबर डिफाइन किया था, उसके बाद हमने स्कैनफ किया। हमने कहा आप एक नंबर को एंटर करें और उस नंबर को जो हम वैल्यू यहाँ पे एंटर करने जा रहे हैं 45, अब वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर करना है, उस जो हमने नंबर के लिए जो मेमोरी जो हमारे को कंपाइलर ने दी, हम कह रहे हैं कि उस एड्रेस पर जाकर के इस 45 को स्टोर करो। इसने 45 को स्टोर किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने कहा मेमोरी एड्रेस ऑफ नंबर इज़, नंबर की जो मेमोरी एड्रेस है वो है ये, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे वेरिएबल की का मेमोरी एड्रेस है, यानी हम इस मेमोरी एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं सी के अंदर। तो अब अगर मान लीजिए कि मुझे, फिर आप ये के मन में ये विचार आ सकता है कि क्या मैं इस मेमोरी एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। जी हाँ, आप उस मेमोरी एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्या मैं इस मेमोरी एड्रेस में क्या मैं इस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के बाद उसमें जो भी वैल्यू इनपुट की हुई है, जैसे भी हमने 45 इनपुट किया, तो क्या मैं इस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करके ये कह सकता हूँ कि उसके अंदर 45 के बजाय 99 डाल दो। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। और उसको करने का तरीका क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। उसका एक सरल तरीका, हालांकि मैं बाद में आपको ये सिखा भी दूंगा कि ये कैसे हो रहा है।
तो उसका जो तरीका है वो यहाँ पे मैंने ये किया, इज़ इक्वल टू 99। अब ये फ़िलहाल आप में से बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं खाली यहाँ पे ये बताने के लिए करने जा रहा हूँ कि ये जो है प्रिंट एफ, और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेरिएबल्स न्यू वैल्यू इज़ कॉलन परसेंटेज डी नंबर। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। अब आप देखिए क्या हुआ। मैंने कहा एंटर ए नंबर, एक नंबर हमने एंटर किया 45, इनपुट आया 45। सॉरी, यहाँ पे मेरे को इसके बाद \n लगाना था, ताकि क्योंकि ये हमने \n नहीं दिया था, तो उसके कारण से कर्सर एकदम यहाँ पर, जब उसने मेमोरी एड्रेस प्रिंट किया उसके बाद कर्सर वहीं रहा। तो अब जो है इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को। अब ये आया 45। अब आप देखिए वेरिएबल्स न्यू वैल्यू इज़ 99। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैं आपको ये लाइन भी समझाता हूँ। मैंने जैसे कि कहा था कि हम जब यहाँ पे बात कर रहे थे स्कैनएफ, हमने कहा स्कैनएफ करो, जो इनपुट लो, ये इनपुट लेने का तरीका है सी में। और हमने कहा कि जो भी इनपुट वैल्यू होगी वो एक डेसिमल वैल्यू होगी, और उसको इस मेमोरी एड्रेस पे जाके आपको स्टोर करना है। फिर यहाँ पे हमने उसका मेमोरी एड्रेस भी देखा कि ये उसका मेमोरी एड्रेस था। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा कि भाई जब हमें मेमोरी एड्रेस मालूम है सी में, तो क्या हम डायरेक्टली उस मेमोरी एड्रेस पे जाकर के उसके अंदर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? और मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा मैंने क्या लिखा। ये एक लिखा, इसको आप कह सकते हैं मैं यहाँ पे फ़िलहाल स्टार बोल सकते हैं, ये मल्टीप्लाई का भी साइन है। तो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई मानेंगे। वैसे मैं यहाँ पे अब पूरे सीरीज़ में इसको स्टार करके बोलूँगा, तो जब हम स्टार करके बोल रहे हैं अगर, तो यूजुअली इसको बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। अगर ये मेमोरी एड्रेस के सामने यूज़ किया जाए, किसी भी मेमोरी एड्रेस के आगे अगर ये आप स्टार लगा देते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल का साइन होता है, इसको स्टार मैं यहाँ पे बोलूँगा, इसके और भी टर्म्स हैं, तो उस समय ये बन जाता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। या यूँ कहे कि ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मैंने कहा एम्परसेंड नंबर, ये मेमोरी एड्रेस था, उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके आगे ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये स्टार। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है डी रेफरेंसिंग ऑफ एड्रेस। डी रेफरेंसिंग ऑफ एड्रेस का मतलब क्या है कि मैं कंपाइलर को ये कह रहा हूँ कि इस मेमोरी एड्रेस पे जाकर के उसके अंदर की वैल्यू को अब मैं रेफ़र कर रहा हूँ, यानी उसके अंदर की वैल्यू इस नंबर एम्परसेंड नंबर, यानी ये जो मेमोरी एड्रेस था कौन सा, ये वाला मेमोरी एड्रेस पे जाओ और उसके अंदर की वैल्यू की रेफरेंसिंग हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं उसके अंदर की वैल्यू जो है उसको अब हमने क्या असाइन कर दिया 99, यानी उसके अंदर की वैल्यू अब 99 होनी चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग पाइथन पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन पाइथन में बेसिकली क्या हुआ है कि पाइथन इस प्रकार से काम नहीं करता। पाइथन में 99 जो है वो रैम में कहीं ना कहीं स्टोर्ड होगा, और जब आप कोई वेरिएबल असाइन करते हैं, किसी वेरिएबल को 99 वैल्यू आप असाइन करते हैं, तो वो वेरिएबल बेसिकली उस जहाँ पे भी रैम में वो 99 स्टोर्ड है पाइथन में, वो वेरिएबल उस जगह उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। अगर मान लीजिए हम पाइथन में हमने ये नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैंने लिख दिया नंबर इज इक्वल टू 99, तो इस नंबर जो वेरिएबल है वो बेसिकली पॉइंट करेगा उस मेमोरी एड्रेस को जहाँ पर 99 स्टोर्ड है। अब अगर मैंने नंबर इज इक्वल टू 49 कर दिया पाइथन में, तो वो नंबर जो वेरिएबल था
वो 99 के बजाय अब 49 वाले मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। थोड़ा सा बात को समझिएगा, सी में ऐसा नहीं है। सी में आपका जो वेरिएबल होता है, जो भी मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया नंबर, इसका एक फिक्स मेमोरी एड्रेस है। नंबर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है, और इस नंबर वेरिएबल का ये जो मेमोरी एड्रेस है ये कभी चेंज नहीं होगा। इसके अंदर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो चेंज होती रहेगी, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ जानिएगा। ये बिल्कुल बहुत सारे लोग जो हैं जो सी सीखने आते हैं, पॉइंटर्स सीखने आते हैं, वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आजकल पाइथन जैसे लैंग्वेजेस पहले सीख ली, दूसरी सीख ली, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो मैं पूरे जैसे जैसे ये सी के प्रोग्राम जो बनाते रहूँगा, आपको ट्यूटोरियल इसमें बना रहा हूँ, तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि बेसिकली किस प्रकार से होता है। तो वापस हम आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने स्टार लिखा, ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर था ये स्टार, और इस स्टार के माध्यम से हमने क्या किया, हमने जो है वो डी रेफरेंस किया। हमने कहा इस मेमोरी एड्रेस पे जाओ और वहाँ पे 99 स्टोर कर दो, और फिर बाद में हमने उसको दोबारा प्रिंट करवाया। अब वापस आप प्रिंट इसके अंदर देखिए कि मैं जब नंबर को प्रिंट करवाने जा रहा था, उस मेमोरी एड्रेस के अंदर की वैल्यू को जब मैं प्रिंट करवाने जा रहा था, तो चूंकि वो डेसिमल थी, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, %d। अब फाइनली हम आ जाते हैं रिटर्न ज़ीरो स्टेटमेंट पे। ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू किस प्रकार की होगी, वो इंटीजर वैल्यू होगी। तो जैसे यहाँ पर अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिटर्न ज़ीरो, यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली रन हो चुका है तो उस केस में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेंगे। ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है। यहाँ पे ये जो रिटर्न वैल्यू होती है ये यूजुअली 1 से लेकर के 255 तक वैल्यू होती है, और इनके अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं। तो आप अगर ज़्यादा देखना चाहें तो आप इसको रिटर्न -1 -2 ऐसे लिखेंगे, तो आप देखिए क्या आता है। रिटर्न 1 लिखिए, रिटर्न 2 लिख के देखिए, तो ये अलग अलग ये चीज़ें होती हैं। तो इस पे हम और आगे के जो वीडियोस में आएंगे। प्लस अब यहाँ पे एक मैं कमेंट के बारे में बताना भूल गया। सी में 2 प्रकार से कमेंट लिखे जाते हैं। एक ये है जिसमें कि ये आप देख रहे हैं डबल स्लैश जो कमेंट है, ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आप डबल स्लैश लिखते हैं तो उसके बाद से लेकर के उस लाइन तक जो कुछ भी आपने लिखा होता है वो कमेंट माना जाता है, यानी कि उसको प्रोग्राम जो है इग्नोर कर देता है, ये कंपाइल नहीं किया जाता। एक और तरीका है जो ओरिजिनल सी का कमेंट लिखने का तरीका था। अब जैसे इसमें मैंने यहाँ पे वो है, उसके अंदर आप ये स्लैश और उसके बाद अगर आप स्टार लगा देंगे तो ये कमेंट बन जाता है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा कमेंट, और फिर इसको यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार, और ये इस प्रकार से कर दूँगा तो ये कमेंट हो गया। इस कमेंट की एक ख़ास बात ये होती है कि जैसे ही आपने ये फर्स्ट का आपने स्लैश और स्टार लगाया, उसके बाद से लेकर के जहाँ पे नेक्स्ट स्टार और स्लैश आएगा वो पूरा हिस्सा कमेंट में चले जाएगा। जैसे मैंने यहाँ तक लिखा, अब देखिए मैंने स्टार और स्लैश लगाया, इसने कमेंट किया, अब आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ग्रेड आउट हो चुका है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम को लग रहा है कि भाई ये यहाँ तक कमेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे ला करके ये स्टार और स्लैश लिखता हूँ तो यानी क्या हो गया, ये पूरा कमेंट हो गया। इवन जो इंट मेन जो मेरा था फंक्शन जहाँ से शुरू हो रहा था वो भी पूरा कमेंटेड हो गया है। तो आप देख रहे हैं ये इसका मतलब होता है कमेंट। तो ये जो है ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ होता है। तो एक ये ओरिजिनल सी स्टाइल कमेंट जो है, ओरिजिनल जब बनी सी के शुरुआती दिनों में यही कमेंट यूज़ होता था। बाद में जब उसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स निकले तो उसके अंदर उन्होंने C++ में इस प्रकार के कमेंट भी यूज़ होते थे सिंगल लाइन के लिए, तो उसको भी ये लोग सी में ले आए। तो अगर आप पुराने सी के कोड देखेंगे तो उसके अंदर आपको इस टाइप के कमेंट थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। तो ये अभी तक का जो है मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स बता दी है, और अब आगे के वीडियोस में हम और ज़्यादा सीखेंगे।
तो अब यहाँ तक आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। तो ये पहला पार्ट था हमारा सी सीखने के अंदर का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हो सकता है इस चैनल पे आपको जो है और भी दूसरे वीडियोस देखने को मिले, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे जैसे नए नए वीडियोस आएंगे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको देखने को मिल जाए। एक रिक्वेस्ट है कि अगर कभी कोई दूसरा वीडियो आपके, अगर आप सी सीख रहे हैं और मान लीजिए मैंने किसी और चीज़ पे कोई वीडियो डाल दिया या किसी और लैंग्वेज पे वीडियो डाल दिया, आपको पसंद नहीं भी आया हो तो कम से कम एक आध मिनट उसको ज़रूर चालू रखिएगा। बहुत सी बार लोग खोलते हैं और 1-3 सेकंड में बंद कर देते हैं, वो भी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और वंस अगेन ये एक सी लाइन आईडी है। आगे अगले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट लेना हो तो वो क्या होता है, कैरेक्टर टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स किस प्रकार के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जो है लूप्स वगैरह जो है, अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आ रहे हैं तो आपको फॉर लूप, वाइल लूप, इफ़, एंड देन, एल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही सीखना है सी के अंदर कि भाई इनका किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होता है। मेन चीज़ है सी के अंदर पॉइंटर्स का यूज़ करना, फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, तो वो सब हम सीखेंगे। तो सी एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे साथ सी सीखने में मज़ा आएगा और आप सबको आपकी सी सीखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के साथ जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।